जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में क्लास 12th ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन में आपका स्वागत है। हम चैप्टर को शुरू करें उससे पहले मैं एक बात बता दूं, इस चैनल पर जो भी पढ़ाया जाता है, चाहे वह राजस्थान बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, इन सभी स्टेट्स के बच्चों के लिए एग्ज़ाम के हिसाब से यह वीडियो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक व दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा तथा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी करना ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और जो ये चैप्टर करवाया जा रहा है बिल्कुल नवीनतम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाया जा रहा है। तो हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भौगोलिक कारक हैं वो कई तरह के हैं, जिसमें से पहला कारक है जलवायु। जनसंख्या के वितरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो कारक है वो जलवायु ही है, क्योंकि जलवायु मानव उन्हीं स्थान क्योंकि मानव उन्हीं स्थान पर रहना पसंद करता है जहाँ की जलवायु उसके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होती है। यही कारण है कि उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों जैसे कांगो, अमेजन नदियों की घाटियों में प्रति वर्ग किलोमीटर पर केवल 15 मनुष्य निवास करते हैं। वहीं अगर सहारा, उष्ण मरुस्थल और टुंड्रा क्षेत्र में देखें तो केवल एक ही व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहा है। ठीक है, तो इस सब का कारण क्या है? जलवायु। वहाँ की जो है तो जलवायु या तो बहुत जो है तो गर्म है या नम है या बहुत ही ज़्यादा ठंड है, जिसके वजह से लोग वहाँ कम निवास करते हैं। वहाँ पे जो है तो लोगों का जो घनत्व है वो कम पाया जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम अर्ध उष्ण कटिबंधीय भागों जैसे सिंधु गंगा के मैदानों में अगर हम देखें तो वहाँ सबसे ज़्यादा लोग निवास कर रहे हैं। क्योंकि मैदानों में क्या है कि लोग जो है तो कृषि कार्य भी कर लेते हैं। उसके अलावा वहाँ पर्याप्त वर्षा हो जाती है, जिसके कारण उनको पानी की जो आपूर्ति है वह हो जाती है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अगर देखें तो 800 से 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है सिंधु और गंगा के मैदानों पर। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा कारक है वो है धरातल। जनसंख्या के वितरण को जो है तो धरातल भी जो है तो प्रभावित करता है। ठीक है, क्योंकि यह बात इसी से सिद्ध हो जाती है कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 9/10 भाग उन भागों में रहता है जो साधारणतः समुद्र तल से 600 मीटर से भी कम होते हैं। ठीक है, मैदान समतल होते हैं, जिसके कारण कृषि करना, पशुपालन करना, औद्योगिक और आवागमन के मार्गों की सुविधा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा जनसंख्या का जमाव यहीं पे होता है। ठीक है, और यही कारण है कि इन क्षेत्रों में प्राचीन काल में नील, मिसिसिपी, गंगा, सिंधु, दजला, फरात के मैदानों में घनी जनसंख्या है। जबकि इसके विपरीत अगर हम पहाड़ी व पठारी भागों में देखें तो वहाँ पे ना तो उद्योग धंधों का विकास संभव है और ना ही रेल लाइनों का विकास हुआ है। ठीक है, और परिवहन के साधनों का भी जो है तो कोई विकास नहीं हो पाया है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम निवास कर रही है। तो इस तरह से जो है तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक था वो है धरातल। तीसरा जो हमारा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख कारक है वो है जलापूर्ति। ठीक है, आज जल ही जीवन है। जल के बिना कोई भी जीवित जीव जीवन के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए जहाँ जल की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, लोग वहीं सबसे ज़्यादा जो है तो निवास करेंगे। ठीक है, क्योंकि लोग जो है तो कृषि कार्य वगैरह कर लेंगे उसी से। ठीक है, तो जल की कितना ज़्यादा महत्व है उनके जीवन में ये आप सभी को पता है। ठीक है, इसलिए जो जल है वह भी जो है तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। मानव वहीं रहना पसंद करता है जहां उसके पीने तथा कृषि करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की व्यवस्था हो। यही कारण है कि विश्व के अधिकांश नदियों व जलाशयों के समीप सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसी हुई है, ताकि जो पानी की आपूर्ति है वह पूरी हो सके। ठीक है,
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है 4 नंबर जो हमारा है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला जो चौथा कारक है वो है भरण पोषण की क्षमता। ठीक है, भरण पोषण की क्षमता भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए अनेक प्रकार का व्यवसाय करता है, जैसे मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुपालन, कृषि करना। इन सब में कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें भरण पोषण की क्षमता अधिक होती है, कुछ ऐसे हैं जिनमें भरण पोषण की क्षमता बहुत कम होती है। कृषि और उद्योग धंधे जो हैं वो घनी जनसंख्या का जो है तो भरण पोषण कर सकते हैं। ठीक है, जो कृषि हैं, उद्योग हैं, बड़े बड़े जो व्यापार हैं वो जनसंख्या का भरण पोषण कर सकते हैं, परंतु मछली पकड़ने वाला, शिकार करने वाला और पशुपालन करने वाला जनसंख्या का भरण पोषण नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका यही कारण है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जनसंख्या बहुत सघन है, जबकि अर्जेंटीना और पशुपालन प्रदेशों में जो है तो जनसंख्या बहुत कम मिलती है। ठीक है, तो ये तो हमारे जो है तो 4 थे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से वो यह है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं, तो 3 घटक निम्न प्रकार से हैं, जिसमें से पहला है जो है तो जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है प्रवास। यह तीनों ही कारक जनसंख्या की संरचना को निर्धारित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जन्म दर अगर देखें तो जन्म दर जो है तो प्रति 1000 पुरुषों में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। अशोधित जन्म दर जो है वह सबसे आसान और सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला माप है। मध्य वर्ष की प्रति 1000 जनसंख्या की अनुपात में होने वाले जन्मों की संख्या में व्यक्त किया जाता है। इस माप में केवल जीवित शिशुओं को ही गिना जाता है। मृत्यु दर को अगर हम देखें तो क्या है, प्रति 1000 पुरुषों में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु तभी हो सकती है जब शिशु जीवित पैदा हो। मृत्यु दर ज्ञात करने के लिए जन्म से पहले मृत्यु को अलग कर लिया जाता है। मृत्यु दर ज्ञात करने की सबसे आसान विधि अशोधित मृत्यु दर है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो तीसरा है वो है प्रवास। ठीक है, प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर मकान बनाकर वहीं पर निवास करना ही प्रवास है। यह 4 प्रकार का होता है, गांव से शहर की ओर, शहर से गांव की ओर, देश से विदेश, विदेश से देश की ओर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से 2024 में जो आ सकता है वो है तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, विश्व में उच्च जनसंख्या वाले अनेक क्षेत्र कौन हैं। क्यों विश्व में उच्च जनसंख्या वाले अनेक क्षेत्र हैं? क्यों? विश्व के जिन क्षेत्रों की जलवायु मानव और मानवीय क्रियाओं के अनुकूल है, भूमि समतल है, उपजाऊ है, प्रचुर मात्रा में खनिज हैं, ठीक है, जनसंख्या का उच्च घनत्व वहाँ पाया जाएगा। ठीक है, एक अनुमान के मुताबिक दुनिया की 60% आबादी 10 देशों में निवास करती है और 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में 6 जो है तो एशिया महाद्वीप में है, जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस एशिया, ठीक है, में सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। ठीक है, और देश के भीतर जनसंख्या समान रूप से वितरित नहीं है, जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी भारत का घनी आबादी वाला क्षेत्र है और भारत विरल मतलब पहाड़ी क्षेत्र जो है वह विरल हैं। ठीक है, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदान हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, और इसकी अगर हम विपरीत बात करें पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ पे जो है तो कम जनसंख्या निवास कर रही है। ऐसे कई कारण हैं जो कुछ क्षेत्रों को घनी आबादी वाला बनाते हैं, जिसके कारण क्षेत्र को अत्यधिक आबादी वाला बनाते हैं। जैसे कि कुछ प्रमुख कारक हैं, जैसे कि जो है तो उपजाऊ मिट्टी है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पाई जाती है। पीने की पानी की उपलब्धता है वहाँ, जिसके कारण लोग वहाँ सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। मैदानी क्षेत्र है वहाँ, इसलिए भी लोग वहाँ पर जो है तो जाकर निवास करने लगते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं, अपना व्यवसाय करने लगते हैं, कृषि करने लगते हैं। और वहाँ की जो जलवायु है वह भी जो है तो लोगों के जीवन यापन के लिए अनुकूल है, ना बहुत ठंड है ना बहुत गर्म है। ठीक है,
और औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण भी हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत सारे उद्योग लग गए हैं और जो है तो शहरों का जो है तो विकास हुआ है। सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता, क्षेत्र का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्र को बताते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है, वो है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताना है। जन्म दर प्रति हजार पुरुषों में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं और मृत्यु दर प्रति 1000 पुरुषों में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, इन मृत्यु दर और जन्म दर इन दोनों को ही जो है तो मापने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है आशोधित जन्म दर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस प्रकार से है कि जनांकिकीय संक्रमण अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था जो है वो इस अवस्था में लोग महामारियों और भोजन आपूर्ति की अनिश्चितता से जूझ रहे होते हैं। इस जनसंख्या में वृद्धि दर धीमी होती है और मृत्यु दर उच्च होती है। इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रहती है तथा लोग खेती करते हैं। जीवन प्रत्याशा भी कम होती है और लोगों का जीवन स्तर नीचे रहता है। ज़्यादातर लोग जो है तो अशिक्षित होते हैं और प्रारंभ में लगभग 200 वर्ष पहले सभी देश इस अवस्था में थे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो द्वितीय अवस्था है वह क्या है, इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होती है और मृत्यु दर घट जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के कारण मृत्यु में कमी आती है। ठीक है, और हमारा जो तीसरा जो अवस्था है वो इस अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही कम होते हैं। ठीक है, दोनों ही कम होते हैं एवं जनसंख्या स्थिर होती है। इस अवस्था की जनसंख्या नगरीय होती है तथा शिक्षित और तकनीकी ज्ञान भी होता है इस अवस्था की जनसंख्या को। तो इस तरह से दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।